गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए बेटा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है। ये सब टॉपिक्स आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक देखिए बेटा, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a system of charges। एक सिस्टम है जिसमें काफी चार्जेस प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिस्टम है जिसमें काफी चार्जेस है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। मैं लिख देता हूं साइड में बेटा, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था के क्यू क्यू नॉट या Q1 Q2 लिख सकते हैं अपॉन आर। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। बट आज एक सिस्टम है जिसमें काफी चार्जेस प्रेजेंट है। मान लेते हैं एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें एक चार्ज है हमारे पास Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज मान लेते हैं Q3, ऐसे बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है, मान लेते हैं Qn। और इस सिस्टम में ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं P, जिसके ऊपर बाकी सभी चार्जेस की वजह से हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, देखिए हमारे पास लेट, मान लेते हैं हम लेट V1, या उससे पहले एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं फिर देखते हैं। हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं सिस्टम में। कितने चार्जेस हैं बेटा, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। इन चार्जेस का मान लेते हैं P पॉइंट से Q1 का डिस्टेंस है R1, Q2 का डिस्टेंस है R2, Q3 का डिस्टेंस है R3 और Qn का डिस्टेंस है Rn। एक सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और P पॉइंट से सभी का डिस्टेंस हमें पता है। तो इस सिस्टम में सभी चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा ये हमें बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, इस P पॉइंट पर Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं V1, Q2 की वजह से पोटेंशियल होगा V2, Q3 की वजह से पोटेंशियल होगा V3 और Qn की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, Rn। तो हम मान लेते हैं लेट V1, V2, V3, सो ऑन, कहां तक, n नंबर्स तक, आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to the charges। किनकी वजह से है ये पोटेंशियल, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, सो ऑन, कहां तक, Qn नंबर ऑफ चार्ज तक। Qn नंबर ऑफ चार्जेस थे, इन सब की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था कितना, V1, V2, V3, सो ऑन, कहां तक, Vn तक। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए बेटा, तो हमें तो नेट पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा P पॉइंट पर। सबसे पहले देखिए बेटा, हमें एक चीज पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल सभी का सम होगा, कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस सो ऑन, कहां तक, Vn तक, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है सबकी वजह से टोटल।
अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, नेट पोटेंशियल कितना आएगा, ध्यान से देखिए बेटा, वी नेट इज इक्वल टू V1 कितना है हमारा, Q1 की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, फार्मूला पता है, एक पॉइंट की वजह से पोटेंशियल का के क्यू बाई आर, तो क्या हो जाएगा के Q1 बाई R1 प्लस V2 की वजह से के Q2 बाई R2 प्लस के Q3 बाई R3 प्लस सो ऑन क्या हो जाएगा के QN बाई RN। इज इट क्लियर? अब आगे देखिए बेटा, तो नेट पोटेंशियल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, नेट पोटेंशियल की हम बात करें, क्या सभी में से के कॉमन, क्या आ जाएगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस सो ऑन कहां तक Qn बाई Rn। दिस इज द नेट पोटेंशियल ड्यू टू ए Qn नंबर ऑफ चार्जेस और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। टॉपिक था हमारा बेटा फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले हमने एक सिस्टम लिया जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस थे, इन सभी का एक पॉइंट P की से डिस्टेंस हमें गिवन था और इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना था, इस सिस्टम की वजह से नेट पोटेंशियल निकालना था। क्लियर है? तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले मान लिया कि Q1 की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल V1 होगा, Q2 की वजह से V2, Q3 की वजह से V3 और Qn की वजह से Vn। तो हमने क्या किया, लेट V1, V2, V3, Vn तक आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn तक, सबकी वजह से पोटेंशियल है। अब हमें पता है नेट पोटेंशियल, तो हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, सभी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया सबको। क्लियर? अब हमें पता है एक चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। क्लियर है? के क्यू बाई आर। तो हमने रख दिया के Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 सो ऑन। के कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्लियर है बेटा? अब यहां पर एक चीज को ध्यान से समझे, हमने जो चार्जेस लिए हैं वो Q1, Q2, Q3, Qn तक सभी पॉजिटिव लिए, नेगेटिव भी हो सकते हैं बेटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? क्योंकि जो फार्मूला है हमारा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यहां पर Q किसके साथ है, साइन के साथ, नेगेटिव है तो यहां पर मान लीजिए Q2 नेगेटिव दिया हुआ है, ये ऐसे कह देता क्वेश्चन में, Q2 क्या है, नेगेटिव है। अगर Q2 नेगेटिव होता तो यहां पर V2 क्या हो जाता, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाता तो यहां भी नेगेटिव। समझ आया? तो ये था हमारा पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर है? नेक्स्ट पर चले, नेक्स्ट देखिए आप। सेकेंड टॉपिक है बेटा हमारे पास, रफ कर देते हैं इसको। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर है? तो ध्यान से समझे, फिर से वही काम करेंगे, एक सिस्टम लेंगे जिसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, उनकी वजह से उस सिस्टम का क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो ध्यान से समझे बेटा, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब केस हो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, फिर 3 चार्जेस का डिस्कस करेंगे, उसके बाद 4 का, सो ऑन, कितने का भी हम डिस्कस कर पाएंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर ए सिस्टम हैविंग 2 चार्जेस। मान लेते हैं कि ऐसा सिस्टम है जिसमें कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं। फॉर ए सिस्टम हैविंग 2 चार्जेस। क्लियर है?
तो इसकी वजह से सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस है तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमें बताना है। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए बेटा, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये एक Q1 चार्ज है और ये एक Q2 चार्ज है। दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है हमारे पास, मान लेते हैं डिस्टेंस है बेटा R12, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, या खाली R भी हम मान सकते थे, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है R12 या R सिंपली हम कह सकते हैं। हमें बताना है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो अभी बेटा मैंने पीछे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा था, क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, KQ0/R, यही था। तो यहां देखिए बेटा, रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं और फार्मूला क्या है, Q0। तो Q तो क्या हो गया Q1 और Q0 क्या हो गया Q2/R12। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग टू चार्जेस। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से समझे बेटा, इसको थोड़ा और डीप समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है चार्जेस की, वो क्यों आई और कहां से क्रिएट हुई। ये हमारे पास एक सिस्टम था, क्या था बेटा, एक सिस्टम था। मान लेते हैं कि कोई भी एक सिस्टम है हमारे पास, ये सिस्टम कैसे हमने बनाया एक बार समझे। मान लेते हैं ये कोई एक सिस्टम है, क्लियर है। हम इसके अंदर कोई एक चार्ज लेके आए Q1, क्या लेके आए Q1। अब पहला चार्ज लेके आए हैं तो ना यहां पर कोई फील्ड है, ना ही कोई किसी की वजह से कोई पोटेंशियल कोई और चार्ज है, तो इस चार्ज को यहां लाने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। मतलब इस चार्ज को सिस्टम में लाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ा वो कितना है, 0। क्लियर है। अब एक दूसरा चार्ज लेके आए, क्या लेके आए, एक दूसरा चार्ज, मान लेते हैं क्या है चार्ज Q2, कितनी डिस्टेंस पर, R12 डिस्टेंस पर। क्लियर है। ऐसे ही तो सिस्टम बने Q1 Q2 R12 पे। क्लियर है। पहला चार्ज लेके आए थे तब तो कोई और चार्ज की वजह से फील्ड नहीं था, क्योंकि कोई और चार्ज नहीं था। पहला ही चार्ज हम लेके आए थे, कोई और ऑलरेडी चार्ज नहीं था, मींस कोई फील्ड नहीं था, तो कोई वर्क हमें करना नहीं पड़ा। बट जैसे ही हम दूसरा चार्ज लेके आए तो पहले चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक रिपल्सन फोर्स लग रहा था, उस फोर्स के अगेंस्ट हमने काम किया है तो वर्क करना पड़ेगा। इस बार वर्क 0 नहीं होगा, तो वो जो वर्क हमें करना पड़ा इसको यहां तक लाने के लिए, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। क्लियर है, समझ आया। तो कैसे, क्यों किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्या इसका कारण समझ आया। तो पहला चार्ज हम सिस्टम में लेके आए, उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, कोई हमें वर्क नहीं करना पड़ा। बट जब दूसरा लेके आए तो पहले की वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा आ रहा है, इट मींस वो किसी फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ा। और दैट वर्क इज स्टोर इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ा है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और वो कितना करना पड़ा है, Q1 Q2/R12। क्लियर हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, इनको भी समझने की कोशिश करें बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि ये जो फार्मूला है KQ0/R, इसमें Q और Q0 किसके साथ है, साइन के साथ। तो ध्यान से समझो बेटा, हमारे पास दो केस हो सकते हैं इसमें। पहला केस डिस्कस करते हैं पहला केस क्या है, मान लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0। अब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब Q1 और Q2 सेम साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव लेंगे तब भी उनकी मल्टीप्लाई 0 से बड़ी आएगी, और दोनों नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर आंसर पॉजिटिव में आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। क्लियर है। तो ग्रेटर देन 0 कब आएगी, जब दोनों चार्जेस सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूं बोथ चार्जेस आर, ये कंडीशन कब बनेगी, बोथ चार्जेस आर सेम। अगर दोनों चार्ज क्या हो हमारे पास, सेम हो, तो ये कंडीशन बनेगी। अब ध्यान से समझो बेटा, अगर दोनों चार्जेस सेम हैं, क्या है, दोनों चार्जेस सेम, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी हमें पॉजिटिव मिला। पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला,
पॉजिटिव, क्योंकि दोनों अगर सेम रखोगे, दोनों पॉजिटिव रखोगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव रखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो तो हमें पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमने जो वर्क डन किया है, कहां से कहां, इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए, जो हमने वर्क डन किया है, वो वर्क डन क्या था हमारा, नेगेटिव था। क्या था, नेगेटिव, क्योंकि हमने बताया था बेटा पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वर्क डन होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आया, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने जो वर्क डन किया है वो कैसा है, पॉजिटिव है, वर्क डन किया है वो पॉजिटिव है, और एक्सटर्नल एजेंट ने जो किया है वो नेगेटिव है, क्लियर है। क्यों, आप देख भी सकते हैं ये इसके ऊपर जब दोनों के साइन सेम होंगे तो रिपेल करेगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, हम इन्फिनिटी से इधर लेके आ रहे हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इससे क्लियर हो रहा है क्या, कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पॉजिटिव है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, नेगेटिव है, क्लियर है। केस सेकंड देखते हैं बेटा, केस सेकंड, Q1 Q2 इज लेस देन 0। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है, इसका मतलब दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो बोथ चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट साइन, दोनों चार्जेस कैसे हैं, डिफरेंट साइन के साथ हैं, और दोनों अगर डिफरेंट साइन के साथ हैं तो हमें पता चल गया हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आएगा तो हमें पता चल गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेगेटिव, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेगेटिव है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा, क्लियर है। क्या इसमें कोई डाउट है, समझ आया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस का पहला केस, जिसमें हमने टू चार्जेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को बारे में डिस्कस किया। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, तो उन केसेस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसा होगा और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा होगा। तो क्या आपको पहला केस समझ आया बेटा, फॉर ए सिस्टम हैविंग टू चार्जेस। अब चलते हैं इसके सेकंड केस पर। सेकंड केस देखिए बेटा क्या है, फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब कितने चार्ज का सिस्टम लेते हैं हम, 3 चार्जेस का एक सिस्टम लेते हैं। तो देखें 3 चार्जेस का अगर हम कोई सिस्टम लेंगे तो कैसा सिस्टम हमारे पास क्रिएट होगा। तो फॉर ए सिस्टम हैविंग 3 चार्जेस, इस बार हमने क्या लिया, एक सिस्टम हैविंग 3 चार्जेस। तो लेते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें 3 चार्जेस हो। तो देखिए बेटा ये एक सिस्टम लिया हमने, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये तीसरा चार्ज हमने Q3 लिया। क्लियर है बेटा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 और Q3। क्लियर है। मान लेते हैं Q1 से Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 है। कितना है, R12। Q1 से Q3 का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R13 है, और Q2 से Q3 का है वो मान लेते हैं बेटा R23। इस बार हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। क्लियर है। तो Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस R12, Q1 से Q3 के बीच का R13, और Q2 से Q3 के बीच का R23। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस है। तो अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सेम बेसिक पिछली बार की तरह ही करते हैं। सबसे पहले हमने एक सिस्टम लिया, क्या लिया, एक सिस्टम लिया। अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, पहला चार्ज हम Q1 इसके अंदर लेके आए। कौन सा चार्ज, Q1। तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी टोटल ऑफ द सिस्टम।
पहला चार्ज हम लेके आए, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। फिर हम दूसरा चार्ज लेके आए Q2, कितनी दूरी पर, R12 दूरी पर, तो हमें वर्क करना पड़ा, जो किसकी टर्म में स्टोर हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। तो ये यहां पर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, पहले और दूसरे के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब जब दूसरा लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ा, वो इनकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो गया। अब हम तीसरा चार्ज लेके आए, कौन सा, तीसरा Q3, जो इससे तो है R13 पर और इससे है R23 पर। तो इस Q3 के ऊपर Q1 की वजह से भी वर्क होगा और Q2 की वजह से भी। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 प्लस 3 ड्यू टू सेकेंड। क्लियर है, ये पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब सेपरेटली हम सभी का वैल्यूज निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, K Q Q नॉट बाई R। तो 1 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q1 Q2 बाई R12। 3 1 के बीच में कितनी होगी, K Q1 Q3 बाई R13 प्लस 3 और 2 के बीच में कितनी होगी, K Q2 Q3 बाई R23। क्लियर है। तो हमने क्या किया, K कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग 3 चार्जेस। अगर किसी सिस्टम में 3 चार्जेस हैं तो उसका नेट पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। ध्यान समझो बेटा, बेसिक को समझिए। सिस्टम के अंदर जब पहला चार्ज लेके आए तो उसकी वजह से हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं था, मतलब किसी भी फील्ड में हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो कोई वर्क हमें नहीं करना पड़ा। बट जैसे ही दूसरा लेके आए तो हमें वर्क करना पड़ा, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 और 2 के बीच का हो गया। फिर जैसे ही हम तीसरा लेके आए तो 1 की वजह से भी 3 पर वर्क होगा और 2 की वजह से भी 3 पर वर्क होगा। तो मतलब 1 और 3 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी भी प्लस 3 और 2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, तो हमने सोल्व किया और वैल्यूज पुट कर दिया। समझ आया। ऐसे ही 4 होते तो हम 4 का भी केस कर सकते हैं कि नहीं बेटा। 4 होते तो क्या हो जाता, 4 अगर केसेस होते तो क्या होता, ध्यान से समझे, अगर 4 होते तो क्या होता। अब यहां पर एक लॉजिक की टर्म और समझिए, जब 2 चार्जेस थे तब एक पोटेंशियल एनर्जी लगा था, जब 3 चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितने, देख लो आप, 3। 4 होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितने, 4 का केस और मैं आपको करके दिखा देता हूं। 3 का समझ आया, विचार का देखो। यहां पर याद रखना बेटा, जब हमारे पास 2 चार्ज थे, कितने, 2 चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टर्म आई थी, एक टर्म। जब हमारे पास 3 चार्जेस हुए, कितने चार्जेस हुए, 3 चार्ज हुए, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टर्म आई, 3 टर्म्स आई। कितनी टर्म, 3। अब देखते हैं आगे। 4 चार्जेस होते तो देखो बेटा, लॉजिकली बहुत आसान है। 4 चार्जेस होते तो क्या होता, समझे, 4 चार्जेस होते तो क्या होता, ये Q1 Q2 Q3 Q4। क्लियर है। सभी के बीच का डिस्टेंस बता देते हैं। Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R12। क्लियर है। Q2 Q3 के बीच, Q2 Q4 के बीच का डिस्टेंस R24। Q4 Q3 के बीच का डिस्टेंस R34 R13। Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस R23 और ये हो गया R14। क्लियर है, सबके बीच का डिस्टेंस हमें पता है। अब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो, वही चीज हमारे पास सिस्टम में पहला चार्ज आया होगा तो पोटेंशियल कोई वर्क नहीं करना पड़ा, मतलब वर्क डन 0। बट जैसे ही Q2 आया तो हमें क्या करना पड़ा, वर्क कितना, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2। क्लियर, प्लस
जैसे ही फिर हम किसको लेके आए, Q3 को, तो Q3 को लेके आए तो Q1 की वजह से भी करना पड़ा और Q2 की वजह से भी। तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 3। क्लियर। फिर हम किसको लेके आए, Q4 को। जैसे ही Q4 आया तो हमें कितना किस किस की वजह से वर्क करना पड़ा, Q1 की वजह से भी, Q2 की वजह से भी और Q3 की वजह से भी Q4 पर। तो कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 4 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 4 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 4। अब सबकी वैल्यूज पुट करके वही के कॉमन निकाल के सोल्व कर देंगे। क्लियर है। तो ध्यान से समझे बेटा, इस बार कितनी टर्म आई हमारे पास, 3 5 और एक 6। तो जब चार्जेज 4 हुए, कितने, 4 चार्जेज, तो हमारे पास टर्म कितनी, 6। क्लियर है। 5 होते तो 4 की वजह से 6 तो है, 5 चारों पर लगा था, 5 हुआ, बाकी के 4 पर लगा था, तो 4 टर्म और बढ़ जाती, मतलब कितनी हो जाती, 10। ऐसे ही n, मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता कोई क्यूब है जिसमें 8 टर्म्स है, कितनी है, 8 टर्म्स। ऐसे ध्यान से समझे बेटा, ये कोई क्यूब मान लेते हैं, इसके कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं चार्जेस, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 और Q8। तो टर्म्स कितनी है, 8। अब जोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो गया, पहले तो हमें यही पता करना कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखिए बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास NC2। क्या फार्मूला होता है, NC2। मैथ में पढ़ा है ना, NC2, NCR पढ़ा है ना मैथ में, NC2। जब हमारे पास 2 थे तो क्या हो गया, 2C2, मतलब एक टर्म, 2 चार्जेस के अंदर एक टर्म। जब हमारे पास 3 हुए तो 3C2, 3C2 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो देखो 3 चार्जेस थे तब कितने, 3। जब चार्जेस 4 हुए तो कितना हो जाएगा, 4C2, 4C2 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6। क्लियर है। उसके बाद अब 8 वाला करते तो 8C2, 8 के लिए कितना होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाता, बोलो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये हो जाता 4 इंटू 7 28 टर्म्स। कितनी टर्म्स आती, 28 टर्म्स। तो आप बता सकते हैं, क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस समझ आया। 2 चार्जेस का सिस्टम हो तो भी आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो, 3 हो तो भी बता सकते हो, 4 5 कितने भी हो, सबके लिए कॉमन फार्मूला। ट्रिक बेसिक्स रखो, पहला चार्ज आया कोई वर्क नहीं करना पड़ा, दूसरा आया तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1। नेक्स्ट आया तो वो नेक्स्ट उन दोनों की वजह से वर्क करेगा, तो उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया तो उसकी वजह से तीनों पर लगेगा, तीनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही 5 हुआ था तो वो बाकी के 4 पर लगाता तो 4 टर्म और बढ़ जाती। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर हुआ बेटा। 2 भी चार्ज हो सकते हैं सिस्टम में, 3 4 5 n नंबर्स तक, सभी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा क्या है हमारे पास, वर्क डन टू मूव ए चार्ज। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in a uniform electric field। टॉपिक का नाम समझे बेटा, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म की जगह हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते थे, एक ही बात है। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव करवाएं तो वर्क कितना करना पड़ेगा, ये हमारा टॉपिक है। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया।
पता है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, पैरेलल लाइंस एंड इक्वली स्पेस्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? इसके अंदर किसी चार्ज को हम मूव करवाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। क्लियर है? तो देखिए बेटा ध्यान से, यहां पर मैं कुछ केस डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से समझना है। पहले मैं दो केस डिस्कस करता हूं। मान लीजिए मैंने पॉइंट को ए से मूव करवाया और कहां तक, बी तक, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया क्या है, x1। कितना है, x1। क्लियर है? फिर मैंने क्या किया है, एक चार्ज लिया, एक पॉइंट लिया C, वहां से मैंने D तक मूव करवाया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x2। कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तो देखो, और फिर तीसरा केस, मैंने एक चार पॉइंट लिया E और इसको मूव करवाया कहां तक, F तक, और ये जो डिस्टेंस है वो x3 है। देखिए बेटा ध्यान से समझे, पहला जो केस मैंने लिया है A से B तक का, वो तो कैसे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या चार्ज पार्टिकल को मैंने मूव करवाया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आर इन सेम डायरेक्शन। पहले केस में क्या हुआ है, समझ आया? सेकंड केस में देखो क्या किया है, मैंने जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया है। और जो तीसरा केस है, इसमें मैंने किसी भी थीटा एंगल के ऊपर चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया है। रैंडमली कोई भी एंगल हो सकता है, हमें नहीं पता। एक में हमने सेम डायरेक्शन में मूव करवाया, एक में परपेंडिकुलर, और एक में किसी भी जनरल थीटा एंगल के ऊपर। क्या तीनों कैसे समझ पा रहे हो? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रैंडमली कैसे भी मूव कर सकता है। तो मैंने तीन केस लिए, या तो वो कैसे मूव कर सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर किसी भी जनरल एंगल के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए बेटा, तीनों केसेस के ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। क्या इन तीनों की वजह से चेंजेस आएंगे वर्क डन के अंदर। हमें तो वर्क डन निकालना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। पहले हम वर्क डन निकालेंगे कहां से कहां, ए से बी तक। तो केस फर्स्ट, तीन केसेस में हम डिस्कस करेंगे इसको। पहले केस में देखो हमने क्या बातें की है, हमें निकालना है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F डॉट x1। क्लियर है? F डॉट x1। अब ध्यान से समझे बेटा, हमें यहां पर स्मॉल एलिमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन क्यों नहीं करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या लगेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इट मींस हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो F डॉट डी आर या डी एक्स इंटीग्रेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो हम क्या करते, F डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। क्लियर है? बट यहां कांस्टेंट इसलिए सीधा मैंने दिखा दिया F डॉट एक्स, डी एक्स करके इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर है? अब आगे देखिए बेटा, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा हमारे पास, सोल्व कर ले डॉट प्रोडक्ट को। तो क्या आ जाएगा, fx1 cos थीटा, fx1 cos थीटा। क्लियर है? अब आगे देखिए बेटा, वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू एफ, फोर्स का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लेते हैं क्यू चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज कितना मूव कर रहा है तीनों केसेस में, Q, A से B, C से D और E से F। तो जब भी कोई Q चार्ज, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का फार्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कितना लगेगा जब E इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करेगा, तो QE x1 cos थीटा एज इट इज। क्लियर है? अब आगे समझे बेटा क्या होगा इसके बाद हमारे पास वर्क डन A टू B है हमारे पास, Q इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में वर्क डन A टू B अपॉन Q। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या बचा, EX1 cos थीटा, EX1 cos थीटा। और पहले केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही क्या है, मोशन, डिस्प्लेसमेंट। तो E और X के बीच का एंगल 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू 1। तो क्या ये 1 हो गया, तो EX1 बच गया। अभी ध्यान से समझे बेटा, थोड़ा सा एक स्टेप और अच्छा है समझने का।
ये जो वर्क डन आप देख रहे हैं ए टू बी, ए टू बी, ये कौन सा वर्क डन है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास? फॉर्मूले को समझे बेटा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। मैंने तीनों फॉर्मूले लिखवाए थे बेटा, आपको याद होंगे। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन चार्ज, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन चार्ज। तो यहां थोड़ा ध्यान से समझे इस चीज को। क्या समझना बेटा? समझे इस चीज को। ये जो वर्क डन है ये कौन सा है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा वर्क डन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तो ये कौन सा हुआ? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो क्या क्यू नॉट इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और माइनस भी, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी इंटू क्यू नॉट। ये बाकी की दोनों टर्म्स को भूल जाओ कुछ देर के लिए। क्या मैं इन दोनों फार्मूलों को यूज कर लूं? डीवी डेल वी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू नॉट उधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? यहां से समझे इस चीज को, या सिंपली लिख देता हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये ए वर्क डन ए टू बी किसकी वजह से? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन चार्ज क्या आएगा? माइनस डेल वी। क्या आएगा? माइनस डेल वी इज इक्वल टू ई एक्स वन। डेल वी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। डेल वी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो डिफरेंस कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या हो जाएगा? माइनस वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू ई एक्स वन। और माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू ई एक्स वन। दिस इज द पोटेंशियल। इतना पोटेंशियल हुआ। और वर्क कितना करना पड़ा? हमसे तो वर्क पूछा था तो यहीं से बता देते हैं हम वर्क को। तो कितना हो जाता? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू, उधर मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाता? क्यू ई एक्स वन। ध्यान से समझे बेटा इस चीज को। आपको चेंज इन पोटेंशियल भी लिखना आना चाहिए। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू x1 इज इक्वल टू वी माइनस वीबी। बट ध्यान रहिए ओनली कब? जब इन द सेम डायरेक्शन मूव कर रहा हो। और वर्क डन कितना? क्यू ई एक्स वन। क्लियर है? उसके बाद चलता है सेकंड के ऊपर। सेकंड केस, पहला केस तो था ये कब का? जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मान लेते हैं सेकंड केस कौन सा होता? सेकंड, जब वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होता तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाती? 0। तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाती, तो इधर भी कंप्लीट टर्म 0। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता? 0। और वर्क भी क्या था? 0। ध्यान से समझे बेटा। सेकंड केस जब परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो वर्क भी 0 और पोटेंशियल का डिफरेंस भी 0। अच्छा, पोटेंशियल की टर्म में हम क्यों पढ़ना चाह रहे थे इसको समझो। वीए माइनस वीबी 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? वीए बराबर वीबी, माइनस वीबी उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो वीए बराबर वीबी। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हर जगह पोटेंशियल सेम है, यहां भी और यहां भी। एक चीज समझे बेटा, अब हमने सी को ए मान रखा है और इसको बी मान रखा है। ए से बी, सबके लिए ए से बी ही दिखाते हैं पॉइंट्स, ए से बी। तो इस सेकंड केस में जब हम ए से बी गए परपेंडिकुलरली तो हमारा वर्क तो 0 है और साथ में हमें यह भी चीज पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। आप यहां से देख सकते हैं बेटा, पोटेंशियल यहां से क्लियरली हमें दिख रहा है कि क्या है? सेम है। एक वर्टिकल लाइन के ऊपर, एक वर्टिकल लाइन के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्टिकल लाइन के ऊपर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है?
आप देख सकते हैं यहाँ ए पॉइंट, बी पॉइंट, ऐसे ऊपर भी कोई पॉइंट होता तो हर जगह एक वर्टिकल लाइन के ऊपर। क्लियर है? पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड केस। अब बात करते हैं थर्ड केस की। तीसरा केस देखिए बेटा, तीसरा केस होता तो क्या होता हमारे पास, अगर केस नंबर 3 होता तो समझे क्या होता। तो यहां तक तो एज इट इज डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू ई एक्स वन कोस थीटा, तो हमारे पास ये एज इट इज रह जाता ई एक्स वन कोस थीटा, और यहां से वर्क कितना आ जाता फ्रॉम ए टू बी, वर्क ए टू बी कितना आ जाता क्यू ई एक्स वन कोस थीटा, ये तो एज इट इज रह जाता। क्लियर? और पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ जाता है यहां से ई एक्स वन कोस थीटा, यहां से भी ई एक्स वन कोस थीटा, और यहां से भी ई एक्स वन कोस थीटा। क्लियर है? तो ये जर्नल रिजल्ट हो गया थीटा की टर्म में, थीटा का कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। अब आप देख सकते हो जब यहाँ 0 रखो, कोस 90 रखे थे हमने, तो हमारा पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल कितना आया था कोस 90 पर 0, मतलब VA बराबर VB। तो एक वर्टिकल लाइन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, सेम डायरेक्शन में, तो क्या आया था, कोस 0 का वैल्यू 1, कोस 0 का वैल्यू 1। अच्छा, इससे भी एक चीज समझे बेटा, VA माइनस VB इज इक्वल टू EX1 आया। कौन से केस में? पहले केस में, जब A से B गया, जब EX1 आया, तो यहां से भी समझे VA माइनस VB का वैल्यू पॉजिटिव है। ये टर्म क्या है हमारी? पॉजिटिव, और इनका डिफरेंस पॉजिटिव आया, इसका मतलब VA इज ग्रेटर देन VB। इसको भी समझे, VA इज ग्रेटर देन VB। इसका क्या मतलब हुआ? यहां देखो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा। ये रिजल्ट भी हमारे काम आएगा आगे। तो हमारा टॉपिक था वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने 3 केसेस में आपको मूव करके दिखाया, सेम डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर या किसी जर्नल एंगल के ऊपर। क्लियर है? तीनों केसेस समझ आए। सेम डायरेक्शन वाले से हमने क्या रिजल्ट निकाला? हमने रिजल्ट निकाला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो EX1 के इक्वल आएगा, और इससे हमें पता चल गया कि VA इज ग्रेटर देन VB। इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीज। पहला पॉइंट याद रहेगा क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीज। क्लियर है? सेकेंड, जब परपेंडिकुलरली मूव करा तब हमें पता चला कि VA माइनस VB क्या आया? 0। इसका मतलब VA बराबर VB। तो सेकंड परपेंडिकुलर वाले से हमें क्या चीज पता चली कि जब भी कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक वर्टिकल लाइन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। तो दोनों बातें हम आगे यूज में लेने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाद में आप पूछोगे ये कहां से आए, तो इस टॉपिक से दोनों बातें हमारे सामने, दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझो दोनों बातों को। इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीज। सेकेंड, एट एवरी पॉइंट ऑन ए वर्टिकल लाइन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या परपेंडिकुलर लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। क्या दोनों बातें समझ आई? तो ये था हमारा टॉपिक, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलें, एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे बस, उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान से देखें। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं तो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, हमें रिलेशन ड्राइव करना है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो करें स्टार्ट। तो ध्यान से देखिए बेटा, रिलेशन ड्राइव करने से पहले थोड़ा समझें। मान लेते हैं हमारे पास ये एक कोई सरफेस है, क्लियर है, क्या है, एक सरफेस है, ये एक दूसरा सरफेस है, ये दो सरफेस हैं, इस सरफेस का सेंटर ये है और इसका सेंटर ये। अच्छा थोड़ा समझे, ये कैसे सरफेसेस हैं, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर, समझ आ रहा है बेटा, ये सरफेसेस कैसे, ऐसे नहीं है, ये सरफेसेस कैसे, ऐसे एक दूसरे के ऊपर। तो इन दोनों सरफेसेस के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कितना है, डी आर। कितना है डिस्टेंस, डी आर। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया, क्या नाम दिया, बी। क्लियर है। अभी ध्यान से समझे बेटा, ये जो नीचे आप एक सरफेस देख रहे हैं, हम मान लेते हैं ये कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ी देर के लिए समझ लें। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो वो होते हैं ऐसे सरफेस जिसके अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। तो इस पूरे सरफेस में यहां 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 कहीं भी आप चेक करो, हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। तो मान लेते हैं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए, ये इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर सेम है तो ए का भी यही रहेगा। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों कैसे सरफेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। मान लेते हैं इस यहां जो ये बी पॉइंट है, यहां पोटेंशियल कितना होगा, ए के हर पॉइंट पर पोटेंशियल वी मान लिया, बी के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। उससे पहले समझें, मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में अप्लाइड है, ये है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जिस डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो यहां V है तो यहां पोटेंशियल V से कम होगा। कितना डिस्टेंस बढ़ा, dr। कितना डिस्टेंस बढ़ा बेटा, dr। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। हमें पता है R बढ़ेगा तो V घटेगा। अब स्मॉल डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ा तो स्मॉल पोटेंशियल घट जाएगा, मान लेते हैं पोटेंशियल हो गया dV। ये चीजें समझ आनी जरूरी थी बेटा। फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं ए और बी, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, dr। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होते हैं ऐसे सरफेस जिनके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। तो इस पूरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, v। इस पूरे इक्विपोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V माइनस डीवी। ये माइनस डीवी क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता था इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीज। तो यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां कम। कितना कम होगा, मान लेते हैं माइनस डीवी, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस बढ़ा तो स्मॉल पोटेंशियल घटा। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ आया। अब देखिए ध्यान से, ये समझ आने के बाद हम क्या करते हैं, हम वर्क डन निकाल लेते हैं। कहां से कहां, ए से बी या बी से ए, जहां भी हम निकालना चाहे। मान लेते हैं ए से बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए से बी। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है कितना, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। वही इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई है। क्लियर है। अब आगे देखिए बेटा क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर से हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, या मैं सिंपली एक और रिजल्ट भी यूज कर सकता हूं। क्या यूज कर सकते हैं वो समझे बेटा। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, या चलो बेसिक से ही करते हैं, एफ डॉट डी आर से, एफ डॉट डी आर से। क्लियर है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, एफ डॉट डी आर। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी
पहले डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर लेते हैं, तो एफ डी आर कोस 0 डिग्री, वही आगे क्या आ जाएगा वर्क डन ए टू बी, एफ को क्या लिख सकते हैं हम क्यू ई इंटू डी आर इज इंटू कोस 0 डिग्री। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, कोस 0 मीटर कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एफ डी आर कोस थीटा, एफ का वैल्यू क्यू ई डी आर कोस थीटा एज इट इज। अब थीटा की वैल्यू देखो, थीटा किस किस के बीच का एंगल, ई एंड डी आर, क्योंकि जिधर एफ है उधर ही क्या है ई, तो आप ये भी कह सकते हो थीटा किस किस के बीच का एंगल, एफ और डी आर, या फिर ई और डी आर, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही क्या लगेगा फोर्स, तो ई और डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, डिस्टेंस भी हम ए से बी जा रहे हैं क्योंकि वर्क डन ए से बी निकाले, तो डिस्टेंस भी ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, तो कोस 0 पुट कर देंगे, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू ई डी आर, कोस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, कोस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब आगे समझिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अब यहां पर क्या है हमारे पास, क्यू को इधर डिवाइड में भेज दें, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई डी आर, क्या हो गया ई डी आर। अब ध्यान से समझे बेटा, ये जो वर्क डन कौन सा है, फिर से वही इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, तो अभी फार्मूला लिखा था मैंने, डेल वी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू नॉट। तो ध्यान से देखिए, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल वी इज इक्वल टू ई डी आर। क्लियर है? डी आर को इधर डिवाइड में भेज दे तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये था रिलेशन किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। कहां से है रिलेशन, समझ आया? बिल्कुल आसान था। कैसे हमने किया, पहले वर्क डन ए से बी का फॉर्मूला लगाया, एफ डॉट डी आर, एफ को सोल्व कर लिया क्या क्यू ई, डॉट प्रोडक्ट को सोल्व कर लिया तो कोस थीटा, तो क्यू ई डी आर कोस थीटा। थीटा देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, डिस्टेंस ए से बी, डी आर भी ऊपर की तरफ, क्योंकि हम वर्क डन ए से बी निकाले तो डी आर भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री, कोस 0 का वैल्यू 1, तो क्या आ गया क्यू ई डी आर। अब आगे देखो, हमने क्यू को इधर भेज दिया, वर्क डन ए टू बी अपॉन क्यू। अब वर्क डन ए टू बी क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय क्यू नॉट। तो वर्क डन बाय क्यू नॉट क्या आ जाएगा, माइनस डीवी, तो माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डी आर, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? समझ आया? साथ में दो इंपॉर्टेंट बातें इसके रिगार्डिंग, उन दोनों को समझे। क्या है, बहुत बार हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है समझे, मान लेते हैं हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। हमसे पूछा जाता है, मान लो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। v का डिफरेंशिएशन जीरो है, इस मीन्स v क्या है, कांस्टेंट, इट मीन्स जीरो नहीं है। तो इस चीज को अच्छे से समझ ले बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो हो ये जरूरी नहीं है। पोटेंशियल में नॉट बी जीरो, पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या मैं एक एग्जांपल से और भी समझा सकता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों, इधर देखें बेटा, ये आप एक एग्जांपल देखें, क्लियर है। यहां पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहां भी एक चार्ज क्यू, यहां भी एक चार्ज क्यू और यहां भी एक चार्ज क्यू। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, सभी ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। तो देखिए बेटा, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, जीरो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो,
इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई आर, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आर है, तो के क्यू बाई आर, इसकी वजह से भी के क्यू बाई आर, इसकी वजह से भी के क्यू बाई आर, इसकी वजह से भी के क्यू बाई आर। बट हमें पता है पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कैसा है, स्केलर, तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, सभी का सम 4 इंटू के क्यू बाई आर। तो आप देख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका ये मतलब नहीं है कि पोटेंशियल भी जीरो होगा। क्लियर है। सेकंड, इफ पोटेंशियल इज जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो क्या पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, देख लेते हैं, क्या पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, समझो बेटा। फिर से यही स्क्वायर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बट इस बार क्या करता हूं मैं, चार्जेस में थोड़ा चेंजेस करता हूं, ये माइनस है और ये भी माइनस है, कोई भी दो माइनस ले लेते हैं। क्लियर है, ठीक है, माइनस लिए या इसकी बजाय ये वाला माइनस ले लेते हैं। अब समझे बेटा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ नेट, इसकी वजह से इधर, इधर नहीं, इधर नेगेटिव के टुवर्ड्स, पॉजिटिव से अवे, इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से भी इधर। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, बट पोटेंशियल देखो, इसकी वजह से सेंटर पर माइनस के क्यू बाई आर, इसकी वजह से भी माइनस के क्यू बाई आर, इसकी वजह से प्लस के क्यू बाई आर, इसकी वजह से भी प्लस के क्यू बाई आर, सबको जोड़ेंगे तो कितना, जीरो। तो इस केस में आप देख सकते हैं पोटेंशियल जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो। तो ये भी जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो आपको दोनों केसेस अच्छे से आने चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्लियर है। और अगर पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा। ये दोनों केसेस आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट। थैंक यू।